So, hi everyone. I once again welcome you all back to Entrance Investigation. This is Sambhav here, and in today's video, we are going to start with our next topic of the marathon series. So, today we are going to cover sequences and series. This is one of the easy chapters that has been asked in JEE Mains examination, and from the algebra portion, it is one of the simpler chapters. So, I thought that we can do this chapter as well, and perhaps this chapter is of decent level when it comes to advanced, and of course for mains this is a easy to moderate level chapter. So I thought of covering this initially, and I think we can start with this video. So again, as always, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे 3 वीडियोस जो हो गए हैं पिछले, उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ली है. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन कवर्ड एज वेल. तो अब हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज कवर करेंगे हम इस वीडियो में. वीडियो कैसे चलेगा? एज ऑलवेज एज वी गो, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे सारी, कि जो जो मेजर थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा डिटेल आउट करेंगे, और एंड देन विल मूव टू द प्रॉब्लम्स. एंड एज यूजुअल प्रॉब्लम्स हमारा ज़्यादातर जेई मेन फोकस्ड रहेंगे. ठीक है, कोई बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम वैसे तो जेई मेन पूछता नहीं है इस टॉपिक से, एंड इसीलिए हम वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे. और चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले मैराथन, दिस इज अ मैराथन सेशन. क्विक रिवीजन, टारगेट JEE in August सेशन 4, एंड द टॉपिक कवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इजी स्कोरिंग चैप्टर है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अपन ए पी से भी डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो दिस इज अ सीक्वेंस, ए पी इज अ सीक्वेंस, ठीक है, हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर. तो इस ये आप लोग मतलब 10th क्लास में जो आप एपी पढ़ते हैं और जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम. जस्ट डिफरेंस थोड़ा अप्रोच का बनता है और कुछ नहीं, और आपको थोड़ा डिटेल में चीजें बताई जाती हैं. ठीक है, हालांकि मतलब उधर भी उतनी ही थ्योरी लगती है, बेसिक थ्योरी उतनी ही रहेगी. बेसिक थ्योरी यही रहेगी. किसी भी प्रोग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम उसका nth टर्म डिराइव करते हैं या nth टर्म जज करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम सम ऑफ दोज n टर्म्स जज करते हैं, और उसके बाद हम उसको nth टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं Sn-1. ये एक यूनिवर्सल बात है. ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट जैसे ये an हो गया, an कैलकुलेट करना, Sn कैलकुलेट करना, these come under this scenario. And for common difference d, because for AP हमारे पास एक common difference का टर्म आता है, तो that is Tn minus T of n-1. तो ये सब तो 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को डिटेलिंग की जरूरत है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि AP का nth टर्म किसका फॉर्मेट क्या होता है. इट इज a plus n-1 times d, where d is the common difference, n is the number, nth टर्म यहाँ वाला which term number, and a is the first term. तो अगर आप n को 1 रख दो इस एक्सप्रेशन में, तो आपको an का वैल्यू कितना मिल जाता है, a के वैल्यू के बराबर मिल जाता है. सो दिस इज द थिंग दैट यू नो. अब Sn पे आते हैं, तो Sn क्या है, सिग्मा an है. सिग्मा का मतलब क्या है, सम ऑफ समेशन ऑफ ऑल द nth टर्म्स इन n कलेक्शन. लेट्स से ar है, तो हमारे पास क्या है, r फ्रॉम 1 to n. लेट्स से ar. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका ऐसा फॉर्मेट बन जाता है. फॉर एन एपी इट इज n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d. तो ये हमारे पास एक थ्योरी बन जाती है इसके ऊपर. और इसका लॉजिक समझते हैं. ठीक है, इसका लॉजिक आई थिंक गॉस ने बताया था, कि आप ऐसा करिए कि आप s को लिख लीजिए a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an. ठीक है, और यहाँ पर आप s को लिख लीजिए और वापस उल्टा लिख लीजिए, तो यहाँ an प्लस an-1 प्लस an-2 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास a1 बचेगा. तो अब अगर हम an प्लस a1 का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो दिस विल बी a1 प्लस n-1 टाइम्स d प्लस a, यानी कि ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 टाइम्स d. और अगर हम a2 प्लस a ऑफ n-1 को कैलकुलेट करें, तो वो कितना हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस n-2 टाइम्स ऑफ d, यानी कि ये भी ओवरऑल 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ
डी बनता है। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? यहाँ पर वन। देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम ए ith टर्म ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ए एन माइनस आई प्लस वन टर्म ले रहे हैं, सही है ना, क्योंकि वन से एन तक चल रहा है, तो हमें क्या करना है, एन प्लस वन सम रखना है। अगर हम यहाँ पर सम सेम रख रहे हैं, देखिए इन सभी टर्म्स का सम ए ऑफ एन प्लस वन बन रहा है, तो सॉरी एन ऑफ एन प्लस वन बन रहा है, तो इन दोनों का ऑलवेज जो ये वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। तो इससे क्या हमें इससे क्या आइडिया मिलता है, व्हाट इज अवर आइडियोलॉजी दैट वी जनरेट, इसकी हमारे पास एपी में, जो कि आगे लिखा भी होगा अपन ने, कि जब हमारे पास कोई भी एपी होती है तो इसमें जो हमारे पास एन इधर से टर्म आए, ठीक है, लेट्स से कोई पांच चार पांच चीजें हैं, तो इसका और इसका सम, इसका और इसका सम बराबर होता है, और इसको अगर हम दो बार ले लें तब वो बराबर होता है। तो बेसिकली हमारे पास किसी एक मिडल से अगर हम देखें तो एपी काफी हद तक सिमेट्रिक होती है। ठीक है, सिमेट्रिक इन द सेंस कि सम थोड़ा सा सिमेट्री का रिलेशन दिखाता है, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, और इसका एक फिक्स्ड नंबर के साथ रिलेशन है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। बट यस, अभी हम जिस बारे में बात करें कि वो सम का ओरिजिन कैसे हुआ, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर अगर हम इन दो टर्म्स को देखें, ऐसी कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, तो इन दोनों इन सब अगर हम टू एस कर दें, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ पर n इंटू कितना आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, और s का वैल्यू कितना हो जाएगा, n बाय टू टाइम्स ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है हमारे पास एपी का, इसमें मतलब बहुत सिंपल है, कुछ करने वाला है नहीं। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी होता है, दिस इज ऑफ अ फॉर्म ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ठीक है, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एन इक्वल टू जीरो एक फैक्टर हमेशा रहेगा, और दैट इज ऑफ कोर्स ट्रू कि अगर कोई टर्म ही नहीं होगी तो सम तो जीरो ही होगा। तो इसीलिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म का होता है, एक कोई भी क्वाड्रेटिक हो। और अगर हम इसे थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें, लेट्स से एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी को ही अगर हम उठाएं, ठीक है, सो दिस विल बी ए एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डी बाय टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस एन डी बाय टू। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एन स्क्वायर बाय टू जो सम है एस, ये हमारे पास सम का ही एक्सप्रेशन अपन यूज कर रहे हैं अभी तक। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर बाय टू प्लस एन टाइम्स ऑफ ए माइनस डी बाय टू इज इक्वल टू एस। तो अब आप इसे इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस टाइप का फॉर्मेट ही सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और अनदर थिंग इज कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर है, यानी कि टू ए के बराबर है। तो मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर लेट्स से इस वाले में देख लीजिए हैं, तो इस वाले में देख के ये हाफ है, तो इधर जो कॉमन डिफरेंस होगा ये ट्वाइस होगा, यानी कि ये वन हो जाएगा। तो मतलब वैसे ही जनरल एक्सप्रेशन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमारे पास जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये सम में एक एक्सप्रेशन डिड्यूस होके आएगा, और आप जब उसे इम्प्लाई करेंगे तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्मेट में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होता है टू ए के बराबर। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, इसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, हम nth टर्म लिख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से। तो हम थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं इस पे, कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक का सम ऑफ एन टर्म्स है, ठीक है, तो हम सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स लिख सकते हैं, ए एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एन माइनस वन, तो इससे हम nth टर्म लिख सकते हैं टी एन। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एन माइनस वन, दैट इज वन। ठीक है, सो ये आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ टू एन माइनस वन, सॉरी टू एन माइनस वन प्लस बी बन जाएगा, तो ये आ जाएगा टू ए टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, टू ए टाइम्स ऑफ एन प्लस, सॉरी प्लस
बी माइनस ए। तो ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगा। अगर एस एन ऐसा है तो टी एन का आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। दैट इज, ये देखिए ए पी है तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज होना चाहिए, ये सीक्वेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना चाहिए ना। किसी फिक्स्ड नंबर पे है इनिशियली, फर्स्ट लेट से यहाँ पर है, जब हमने n को 2 डाला तो ये उतने ही फैक्टर से इंक्रीज होना चाहिए। तो दिस विल फॉलो जस्ट अ सिंपलर एक्सप्रेशन लाइक अ स्ट्रेट लाइन। This is a thing that most of the students don't feel geometrically, but yes, it can be visualized using a simple geometry. ठीक है कि हमारे पास linear combination जैसा कुछ बनेगा। Now, what is this difference? This difference, this sorry, common difference is this difference 1 से 2 के बीच का difference. So what you can do is that you have this expression, put n as 1. So this will be for n equal to 1 and for n equal to 2. क्योंकि हमें पता है कि हमने सब कुछ सही किया है, तो फॉर n इक्वल टू 2 इट इज 4a प्लस b माइनस a। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू? इट इज इक्वल टू 2a। और a क्या था हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। सो दिस इज कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ओके, और tn का एक्सप्रेशन भी हो तो वो भी अगर याद रह जाए तो बहुत सही है, वरना लीनियर वाला फील एटलीस्ट ले सकते हैं। एंड देन अब n को देखो, इसमें बहुत ही कमाल की बात है कि S1 का वैल्यू T1 के बराबर होगा। तो जब आप 1 डालें तो आपको a प्लस बी मिलना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। तो इसी तरीके से अगर आप इसका स्लोप याद रख लें, 2a है इस लाइन का, तो आप आगे सब कुछ डिड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसे इस तरीके से याद रखें, बिकॉज कभी ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है। बट यस, यू मस्ट नो द थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this was the first part. Now next is for the nth term of the AP is of the form of an plus b. We already discussed a linear expression. It is a linear expression. And the coefficient of n is the common difference, that is a. So इधर क्यों है ये common difference? तो आप देख सकते हैं कि अगर आप n माइनस वन भी डालें, देखिए an प्लस b में अगर आप n माइनस वन डाल के n की जगह n माइनस वन डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको डिफरेंस उधर ही दिख रहा है। और जब आप डिफरेंस लेंगे, देखिए दो टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो आपके सिर्फ एक फैक्टर बचेगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप यूनिट लेंथ से चेंज कर रहे हैं तो उसमें कितना इंटरसेप्ट, उसमें वाई में कितना चेंज आएगा, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। यू कैन अंडरस्टैंड इट यूजिंग दैट। ओके, another thing that if there are given three numbers in AP as a minus d, then you have to take them as a minus d, a and a plus d, and for four numbers you have to take this. इससे क्या होता है कि whenever you're asked for sum, you have only for some here it is 3a, for some here it is 4a, and for five numbers it is 5a. So you can judge it very easily. If you know one thing, you can judge it very easily. दिस इज द ब्यूटी। एंड ऐसे देखो, ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसे सवाल, ठीक है, तो आई थिंक इसमें मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो दे मस्ट जस्ट स्टडी, नथिंग एल्स। अच्छा ठीक है, फॉर इफ फॉर ए पी pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन rth टर्म इज p प्लस q माइनस r एंड p प्लस qth टर्म इज 0। सो ऑफ कोर्स r का वैल्यू अगर p प्लस q हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। लेट अस प्रूव इट फॉर वंस। अगर आपको रिजल्ट की तरह याद रहता है, वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन ऑलवेज प्रूव दिस थिंग। सो ए पी अगर q है और ए क्यू अगर p है, तो हम इस टाइप की एपी में डील कर रहे हैं। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू। जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी है, और हमें ए और डी को जज करना है। तो अपन इसको देख लेते हैं। और दूसरा क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू पी। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी फर्स्ट? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो यहाँ से क्यू माइनस पी बचेगा, पी माइनस क्यू वन आ जाएगा, पी माइनस क्यू टाइम्स डी। सो डी का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी माइनस वन। ओके राइट, सही कह रहा हूँ ना? तो डी का वैल्यू यहाँ से माइनस वन आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, ए का वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। सो हमारे पास जो ए एन है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ माइनस वन। तो दिस इज पी प्लस क्यू माइनस टू, सही कर रहा हूँ ना? ओह सॉरी, पी प्लस क्यू माइनस टू क्यों कर रहा हूँ, पी प्लस क्यू माइनस एन बन जाएगा ए एन। तो अगर हम एन की जगह आर लिख दें तो ए आर का वैल्यू कितना बन जाता है, पी प्लस क्यू माइनस आर। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये आते हैं 10th क्लास में, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो अगर कोई 10th क्लास का एस्पिरेंट भी देख रहा है
तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एपी वाला पार्ट वो अच्छे से देख सकता है। और ऑफ कोर्स पी प्लस क्यू का सम टर्म का क्या कहते हैं, p plus q term 0 हो जाएगी, you can judge it. Okay, now let us move to the next part. If a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are two aps, then a1 plus b1 a2 plus b2 a3 plus b3 are also in ap. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर। आई डोंट थिंक दैट इसके में भी किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग वन और टू थिंग्स अबाउट दिस थिंग, दैट अगर हमारे पास कोई एपी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे कोई एपी है, और B1 B2 B3 ऐसे कोई एपी है, सॉरी, B1 B2 B3 एंड सो ऑन ऐसे कोई एपी है, तो लेट्स से इधर कॉमन डिफरेंस है D1 और लेट्स से इधर कॉमन डिफरेंस है D2। तो A1 प्लस B1, अगर हमारे पास A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन अगर हमारे पास हो, तो इधर कॉमन डिफरेंस कितना होगा? देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम an प्लस बी एन और an प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन में टर्म्स में देखें, क्यों हम एक टर्म लेते हैं और उससे नेक्स्ट टर्म लेते हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो एपी है, क्योंकि वो एन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एन की वैल्यू पे डिपेंड करना मतलब कि यहाँ पर अगर हम n की कोई वैल्यू डालें तो डिफरेंस कॉमन नहीं रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा, वो n पे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन तो पढ़े ही होंगे, है ना, तो उसमें कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो आप उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो अगर आई डिनोट दिस डिफरेंस बाय डेल्टा, तो अगर आप इसे देखें तो दैट इज ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन माइनस ए एन माइनस बी एन। और अगर हम इन दो को इंडिविजुअली देखें और इन दो को इंडिविजुअली देखें तो हमें पता है ये वाला वैल्यू D1 प्लस D2 के बराबर ही आएगा, और D1 प्लस D2 इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो मतलब इधर भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डेल्टा, दिस इज कांस्टेंट, मतलब ये भी एक एपी रहेगी। तो लोग मतलब याद कर लेते हैं कि एपी रहेगी, पर उन्हें पता ही नहीं होता, दे डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन टू व्हाई इट इज एन एपी। इट गेव यू एन एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर सम करेंगे तो दिस विल आल्सो बी इन एपी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। And yes, if each term of an AP is increased or decreased by the same number, then the resultant sequence is also an AP. Let's say अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले 1 2 3 ले लो, तो अगर हम एक से ऐड करें तो 2 3 4 दिस इज ऑल्सो एन एपी, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कोर्स सेम रहेगा क्योंकि हर टर्म, इफ ईच टर्म इज इंक्रीज्ड, तो ये कंडीशन है। If each term is multiplied and divided by the same non-zero number, so let's say 1 2 3 है, तो एक केस ले लेते हैं हम 2 4 6 का, और एक केस ले लेते हैं हाफ 1 और 3/2 का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू है 1। देखो, बेस्ट पार्ट इज कि इसमें क्या कर सकते हो, आप हर बार एग्जांपल लेके अपने आप को जज कर सकते हो कि क्या हम सही सोच रहे हैं। एक सिंपल सा एपी लेके आप ऑटोमेटिकली हमेशा इसको जज कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेटर थिंग्स अबाउट एपी, दैट इसमें जो सिंप्लीफाइड रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 का 2 हो गया जैसे। और अगर अगर आपको इसको ऐसे भी नहीं देखना है तो आप an प्लस वन में ही देखिए। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d है, लेट से आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या कोई भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो KAN, और यहाँ पर बन जाएगा KAN प्लस वन। अब डिफरेंस ले लो दोनों का, तो k टाइम्स क्या हो जाएगा, an प्लस वन माइनस an हो जाएगा, तो ये k टाइम्स d हो जाएगा। अब डिवीजन का क्या मतलब है कि हम 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k की जगह अपन 1/k लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब डिवीजन इज जस्ट रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द ओनली थिंग, एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर AP। लेट अस मूव अहेड देन। Okay, yes. So any term of an AP except the first of half is equal to half the sum of terms which are equidistant from it. Like मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी टी आर है, इसको आप इसके पीछे वाले कुछ टर्म्स और इसके आगे वाले कुछ टर्म्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो डिवाइडेड बाय 2, फॉर एग्जांपल हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, ये हमें पता है AP है। इनफैक्ट लेट अस टेक 7 टर्म्स, दैट विल बी मोर करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम 4 को पिकअप करें,
तो हम कह सकते हैं कि 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 भी 4 है, 3 + 2 5 और 6 + 5 11, और इसको डिवाइड बाय 2 भी करें तब भी वो 4 है। ठीक है, इनफैक्ट 6, ओह ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला नहीं है ना, ये वाला नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था 6 + 2 है डिवाइडेड बाय 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4 है, और 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 4 है। मतलब क्या है कि यहाँ से हम के टर्म आगे गए और यहाँ से अपन के टर्म पीछे गए, कोई मिड टर्म है, तो मतलब ये वाली जो टर्म है ना यही बनती है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, फाइनली अगर हम बोले कि अगर हम कोई भी बीच की टर्म उठा लें, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे एपी चल रही है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है 4 ही उठाना है। ठीक है, अपन लेट्स से 2 उठा लेते हैं, तो 2 वैसे काफी क्लोज है, पर चलो लेट्स से 2 उठा लिया, तो 2 क्या है, 3 और 1 इससे इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि ये एक डिस्टेंस पे ये एक डिस्टेंस पे, दोनों का एवरेज लेके ये आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से अपन 5 उठा लेते हैं, या हम कोई बड़ा सीक्वेंस लेते हैं, इसको 7 तक कर लेते हैं, लेट्स से 5 उठाते हैं, तो ऐसा है 5 को हम 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, या 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम एपी में भी इसी में ही अगर अपन फॉर्मूला लगा लें, a + r + k - 1 टाइम्स d प्लस a + r - k - 1 टाइम्स d डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो इससे हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है a + r + k, r - k से ये r ही बच जाएगा, सॉरी 2r - 1 टाइम्स d, सॉरी 2r - 2 टाइम्स d बाय 2 ही आ जाता है, sorry, twice of this, so this becomes a plus r minus 1 times d only, which means that ये universally true बैठेगा। ये हमने जो AP लिया, this example is absolutely relevant, and yes, it actually proves the thing. So this is, I think, all about AP that we discussed. So what did we discuss about AP? What are the important things that you must stress upon? Of course, you must know the nth term of AP, you must know the sum of these things must be on your tips. And yes, you must know that this sum is of the form, sum of n terms of AP is of the form of a quadratic expression, the nth term of AP is of the form of a linear expression with a slope that is the slope is equal to the common difference. Okay, so this you must remember. This is quite interesting. When you put n as 1, of course you will get minus d. So this is it, I guess, for AP. Let us move ahead. Now let us move to the second part of this lecture, that is for geometric progression. So geometric progression we are going to discuss. This is quite important, and I hope आप लोग अभी तक AP के सारे concepts को समझ चुके होंगे। अब अपन GP पे आते हैं, that is we are coming for geometric progression. So for geometric progression, what I would like to say is that it is a sequence of numbers whose first term is non-zero and each of the succeeding terms is equal to the preceding terms multiplied by some constant common ratio. ठीक है, तो ये इंग्लिश वगैरह इतना प्रॉब्लम नहीं है, अपन को कुछ नहीं करना है। इस टाइप का फॉर्मेट अगर आप देखें, क्या है कि हम पिछली टर्म में कुछ रेशो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे हमारे पास क्या बन रहा है, देखो जैसे इसमें हमने क्या किया, एक बार एक दूरी पे था तो इसमें हमने आर मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा यहाँ से ये एक दूरी पे है तो इससे आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल क्या कंडीशन है कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखो ये दो दूरी पर है तो ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। बेसिकली क्या है कि हमारे पास ए अगर फर्स्ट टर्म है, ए अगर कोई हमारी फर्स्ट टर्म है और आर अगर हमारा कॉमन रेशो है, ठीक है, तो ये हमारे एक जीपी का सिनेरियो बनता है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेसिव है, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहे हैं हमारा प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट जीपी, and this increases exponentially, the nth term is increasing exponentially. I think this is quite clear with you guys. So अगर हम a n लिखना चाहें, nth term लिखना चाहें, तो हमें पता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म लिख दें और आगे उसके क्या, देखो लेट्स से हमें सेकंड टर्म लिखनी है तो हमें सेकंड टर्म लिखनी है तो हमें एक बार आर मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टर्म लिखनी है दो बार आर मल्टीप्लाई करना है, तो nth टर्म लिखनी है तो n - 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो an is equal to
AR raised to the power n minus 1. This is the general term of a geometric progression, or we call it as GP, where A is the first term and R is the common ratio, and this ratio is common, implies ये एक this is a fixed quantity. Okay, this is a fixed quantity or fixed number. This you must understand about GP. Okay, I hope that this is fine. Let us move ahead. Okay, so we discussed about this. Now for sum of n terms. So for sum of n terms for a GP, it is A R is to the power n minus 1 upon R minus 1. Okay, this is for sum of n terms, and for an infinite GP. So when we have a scenario, just like when our mod R is less than 1 as n tends to infinity, then my R raised to power n would tend to 0. Since mod R is less than 1, see R is constant, so A upon R minus 1, this is constant. Okay, Sn is A upon R raised to R. Okay, this term. So let us look at it carefully. We know that R is less than, mod R is less than 1. So this, what is this R? This R is some fraction. And we know that fraction को अगर आप बहुत ज़्यादा बार multiply कर दें, that tends to 0 as our multiplier, that is n, that is tending to infinity. So this term, it tends to 0. So this is minus A into minus 1 upon R minus 1, or I can write it as A upon 1 minus R. So this is the formula for infinite GP. Okay, infinite GP means matlab sum of terms is infinite. So what is this condition? Let us discuss about this condition. So if our mod R is less than 1, what if our mod R is greater than 1? So definitely we are sure that this is a finite quantity, and since mod R is greater than 1, it is no longer a fraction. Implies that this value will go to infinity as n approaches infinity. So since this value approaches infinity as n approaches infinity, I can say that my for mod R greater than 1, our S infinity is infinity. This is a very important thing that students often mistake up. Okay, अगर infinite लिखा है तो you must check for the common ratio. Is your common ratio always less than 1? Or if is the mod of the common ratio for an infinite GP, if it has to be finite, it has to be less than 1. This is the very important condition that many students might miss in an examination and then will lose marks. Okay, so for example, अगर हमारे पास कोई कभी कॉमन रेशियो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाए या सीकेंट थीटा ही आ जाए, तो वी आर क्वाइट श्योर दैट इट्स मॉड आर, दैट इज मॉड ऑफ सेक थीटा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. Okay, greater than or at most equal to 1, but yes, it is generally the condition will be given for greater than 1. So yes, in that scenario, if a student applies it, then he will be in deep trouble. So you have to be very careful when you're applying a direct result for infinite GP, that S infinity is A upon 1 minus R, provided that your mod R is less than 1. This is very important. Okay, and for of course mod R greater than 1, you'll get infinity as your answer. So for any three consecutive terms of GP, they can be taken as A upon R, A and AR. Okay, so you must remember these things. And for four terms, A by R cube, A by R, AR and AR cube. So this is for four terms. तो एक और चीज है कि odd number of terms में आपके पास A मिल जाता है, बट फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास A का वैल्यू नहीं मिलता है. ठीक है, A is not a part of GP for even number of terms when we are judging for the consecutive nature of the terms of the either an AP or a GP. It works everywhere. This is a universal thing. Okay, so if A, B, C are in GP, then B square is equal to AC. तो ये तो वैसे सभी को पता ही होगा, but yes, for your information, B is equal to AR and C is equal to AR square. So what is A times of C? It is A square R square, that is B square. Okay, so this is equal to AC, and log this and this are in AP. So yes, just let us discuss something about AP. That is three numbers A, B, C are in AP. I guess I hope that we haven't missed it yet. But if we have, just remind that it is equal to B is equal to
A plus C. This you must remember. And how does this come? See, these three numbers are in AP. So इससे एक difference पे है दोनों. So A plus C divided by 2 should be equal to B. One way to prove it. Second way, since they are in AP and they are three numbers, so you can write it as A minus D, sorry, B minus D, B and B plus D. Okay, and then you can judge them accordingly. But yes, this is one of the simpler ways to write it. So why complicate our lives? This is very simple thing to do, and we'll keep it in a simpler manner only. So this is the condition. Now for A, B, C in JP, we know that B square is equal to AC. So accordingly, let us take the log both sides. So twice of log B is equal to log A plus log C. एंड ऑफ कोर्स आई होप दैट आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको 2 y लिख दें तो दिस इज इक्वल टू x प्लस जेड, देन एक्स वाई जेड आर इन ए पी, और व्हाट इज अवर x, सो log a log b log c r in AP. Okay, so this is one thing. Okay, so we are going to use it. Now next है कि kth term from beginning and kth term from end is always constant, and that is equal to product of first term and last term. So how we can do it? Let us say we have kth term from beginning is ak and kth term from end is a k sorry r I must say n minus k -1 एक और होना चाहिए ना. Let us take 1 to 4. Okay, so kth term or 1 2 4 8, let us take it. So kth term from beginning, let's say kth term from beginning and kth term from end. So this should be 3 4 terms है, तो ये ऐसा आना चाहिए. ठीक है, मतलब ये जज करना आना चाहिए आपको. kth term from beginning एक हो जाएगी और kth term from end हमारे पास क्या हो जाएगी 1 2 3 4. तो kth term first term from end is n minus k plus 1. So for it you can definitely write the expression and you will get a raised to power k minus 1 times a r raised to power n minus k. तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है a square r raised to power n minus 1. So this is a times of a r raised to power n minus 1. So this is our last term, or I must say the nth term, and this is our first term. So this is the way you can definitely show. For example, यहाँ पर मुझे याद नहीं था कि n minus kth term होगी, n minus k plus 1 term होगी, तो उसके लिए you can take a very simple example, like I took 1 to 4 it, and yes, it satisfied for it, and yes, I was equally happy. So this is a way to do the things, and I hope आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा. For 3 number 4 number 5 number ये इन्होंने लिख दिया है कि कैसे लेने हैं. And last is that if each term of GP is raised to some power, then the resultant sequence series is also GP. So for example, if we have a GP AR square and so on, so our A square, or I must say rather I would say a raised to power k, a power k, r raised to power k, since we are raising each term by r by kth power. So what is the common ratio? Now the common ratio, so in this scenario the common ratio is r by k, r raised to the power k. This is one thing. Okay, let us move ahead. So for if we divide or multiply by the same non-zero quantity, resultant sequence is also GP. Of course अगर ये GP है तो A into B वाला भी क्या टर्म होगा GP हो जाएगा, और A divided by B वाला टर्म भी क्या होगा GP हो जाएगा. ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पर दो GPs दी गई हैं जिनकी कॉमन रेशियो R1 और R2 है, तो ये वाली जो टर्म है ये और ये भी GP होंगी. ऑफ कोर्स इसका जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल बी R1 R2, और इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा R1 upon R2. So this is quite clear. Let us move ahead. So in a positive GP, so we have been given a positive GP. So in a positive GP, every term except the first is equal and equal to the square root of product of two terms that is equidistant from it. So for example, let we take 1 2 and 4. तो 1 से एक डिस्टेंस पे, सॉरी 2 से एक डिस्टेंस पे है 1 और एक डिस्टेंस पे 4. तो दिस फॉर्म्स अ फंडामेंटल फॉर अ ज्योमेट्रिक मीन. एंड सिमिलरली ऐसा ही कुछ हमने अर्थमेटिक मीन के लिए भी देखा था. तो इसी से हम वैसे डायरेक्टली रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि अगर ए बी सी जीपी में है
तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक इससे इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस पे क्या है, एक a और एक c, तो b इज इक्वल टू रूट ए सी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. तो जनरली ये मीन्स में हमारे पास यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट से ए बी सी डी ई है, ठीक है, तो सी के लिए अपन चेक करना चाहें तो दैट इज e equal to square root of bd and it is also equal to square root of ae. This you can remember as a result. Okay, for b you can also write it as a square root of ac, क्योंकि ये हमारा एक डिस्टेंस पे. और for e के आगे वाली you don't know the term, you can obviously write it using some other methods, but yes I guess इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. We have discussed about these. Now let us move to the next part. So if this is a GP of non-zero and non-negative terms, then this is a log, this is an AP. We already discussed it. Okay, so this is about it. Let us move to the harmonic progression now. Okay, so let us start with the harmonic progression. Okay, so in harmonic progression, a sequence is said to be a harmonic progression if the reciprocal of its terms are in AP. If the reciprocal of its terms are in AP, like if हमारे पास A1, A2, A3 कोई कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, आई एम कॉलिंग दैट दिस इज एन HP when 1 over A1, 1 over A2, 1 over A3 and so on are in AP. So let's say I'll take a simple example to illustrate this thing, that if 1 over 2, 1 over 4, 1 over 6 and 1 over 8. Now this is a harmonic progression. Why? Because when I reciprocate its terms, so its terms will become 2, 4, 6, 8 and so on. Okay, and so on if we are keeping it as it is. So this is an AP. So since it is an AP, so the reciprocal of its terms becomes a harmonic progression, right? And the general form of a harmonic progression is this. And similarly, you can write the general term for a harmonic progression, that is equal to 1 upon a plus r minus 1d times d, because reciprocal AP है. So yes, you can generate this condition. Okay, so this is about harmonic progression. और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती भी नहीं है बिकॉज इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली. बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है. ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हार्मोनिक मीन्स के ऊपर, ठीक है. इसका सम आपसे नहीं पूछा जाता है बिकॉज दैट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व. ओके, एंड इसी वजह से इसके सम के ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करते हैं. इसका जनरल टर्म अपन को पता ही है. हार्मोनिक मीन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जेईई मेन के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी. तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया. अच्छा, नो टर्म ऑफ HP, नो टर्म ऑफ एनी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी जीरो. ऑफ कोर्स अगर हमारे पास 1 प्लस ए प्लस, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट है, ठीक है, तो अगर हमारा n इंफिनिटी चला जाए तभी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म कहीं ना कहीं जीरो पहुंच सकता है. Otherwise, there are no possibilities that the harmonic progression, this harmonic progression, its term will be equal to zero. बिकॉज हमें पता है कि इसको इस 1 upon समथिंग को जीरो होने के लिए इट हैज टू बी अप्रोच. ऑफ कोर्स यहाँ पर भी इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. It just is an approximation that it will tend to zero, of course. But yes, it is out of our context for now. What we know, what we should know, that there is no term for which the harmonic progression can be zero. And if three numbers are in HP, so if A, B, C are in harmonic progression, now let me tell you a basic understanding of harmonic progression. यहाँ पर अगर A, B, C हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कह सकते हैं कि इनका या तो कॉमन डिफरेंस सेम कर लो या आप डायरेक्टली लगा लो कि 1 ओवर B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ओवर A प्लस 1 ओवर C डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने इसी ओवरऑल इसी भूमिका पे हम बात कर रहे थे. So this becomes equal to B. What will the value of B? It will be equal to 2AC upon A plus C. So this is the harmonic mean. This is harmonic mean. Mean के बारे में जब बात करेंगे तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर, ठीक है. दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वजह से है, तो ये आपको याद रखना होता है, ठीक है. आई होप ये समझ आ गया होगा. तो बिफोर वी मूव टू द मीन्स, मैं आपको थोड़ा बहुत याद करा देता हूँ, एक दो चीज़ें और रिकॉल करा देते हैं
कि भैया इफ ए बी सी आर इन एक्स प्रोग्रेशन, ठीक है, वेयर एक्स इज फर्स्ट केस, इट इफ ए इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, देन 2b is equal to a plus c. You must remember it. For geometric, you can write b square is equal to ac, and for harmonic, so for harmonic progression you can write b is equal to 2ac upon a plus c. So we have discussed these things till now. You can remember them. These are some results that you have to pick up out of this discussion about just a standard discussion for the next topic. Okay, so let us move to the next topic. So since our next topic is out, it is means for a progression. Okay, so these are means for of a progression. So these things that we just wrote are means for three terms. Okay, like b is the mean for a and c if these kind of progressions are existent. Okay, what is mean? It is the somewhat a midmost term. दिस बेसिकली मीन का मतलब ये वैसे मिड मोस्ट टर्म फिर अर्थमेटिक के लिए होता है. फॉर ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक there is a somewhat different statement to that, and I think we have discussed this in statistics wala portion. You can definitely check that out. Okay, so we are discussing about arithmetic mean currently. So arithmetic mean, if three numbers are in AP, then the middle term is the arithmetic mean between the two. And so if three numbers are in AP, A, B, C are in AP, then B is the arithmetic mean of A and C, and value of B you can write B is the arithmetic mean of the two. So this is a standard arithmetic, okay, arithmetic mean that we discuss. So for n arithmetic means between the two numbers, okay, so for n arithmetic means between the two numbers, if these are n means, so how we can start with it? So हम क्या करते हैं, इसकी एनालॉजी डिस्कस करते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स, लेट्स से वी हैव टू numbers, we have to generate n arithmetic means between these two numbers. So what I can do, a standard way is that, a rough way is that I can mark these n means, so a1 a2 a3 so on up to an. Let's say these are my n means. Now what do I know from this scenario? That a1 minus a is equal to a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to so on up to an is equal to an minus 1, and this is equal to b minus an. Okay, now this resultant sequence is an AP. This is a condition because तभी अरिथमेटिक मीन होगा अगर ये पूरा सीक्वेंस AP होगा, और उसी से मैंने ये कंडीशन डिड्यूस की है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो इससे व्हाट वी कैन फाइनली जज आउट कि अगर हम इतने ही पोर्शन को देखें किसी सीक्वेंस के, यस इट इज ऑल्सो एन एपी. तो अगर हम इतने ही पोर्शन के लिए देखें तो ए एन को हम लिख सकते हैं ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस. नाउ टू जज द कॉमन डिफरेंस वी हैव टू नो दीज वैल्यूज, but I know that a1 minus a is equal to b minus an, and I have to judge what shall I judge in order to find, because I have the term now. I can judge the common difference by using this expression, because I know that an plus a1, this an plus a1 is going to be equal to b plus a. Okay, so this is the thing that we have right now. सही है, यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा. And then yes, you can of course plug in the values and you can judge the value for d, you can find d, and you can get to a result. Great, I hope that this is clear, and just let me check once. So this is a1 minus a and this is b minus a, and so this must be a plus b is equal to a1 plus a, and yes, it is quite clear. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, so this is 2a1 plus n minus 1 times of the common difference d is equal to b plus a, and of course हम a1 को वैसे a plus d भी लिख सकते हैं. So a1 can be written as a plus d, so we can just write it right now. It is a plus b
सो a प्लस 2d प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू b प्लस a। तो यहाँ 2a था तो एक a हमने हटा दिया इधर से। सो व्हाट वी गेट इज a n प्लस 1 b माइनस a अपॉन n प्लस 1 का वैल्यू हो जाता है d के बराबर, यानी कि d का वैल्यू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 के बराबर हो जाता है। ये मैंने इससे कैलकुलेट किया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको आप सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे करते करते ये n प्लस वन टर्म बन जाएगी और ये n प्लस टू टर्म बन जाएगी। सो b इज इक्वल टू a n प्लस टू, तो दिस विल बी a प्लस n प्लस वन टाइम्स ऑफ d. You can write it in this format. I just wanted that you guys must understand the meaning that arithmetic means क्या है. They are just making a simple AP. That is, they are just constituting an AP. That is the only motive that I had in this entire discussion. Okay, and in the meantime I found the value for common difference for such a case. Okay, so I hope that this is clear. And yes, now let us read what it is given, that these are an arithmetic means. Then this is the condition. Of course you can write the condition for an arithmetic mean. You can obviously reduce a condition for an arithmetic mean, that a1 is equal to a plus what is the common difference, it is b minus a upon n plus 1 times of times of 1. Okay, so sorry, this is as it is. Yes, it is clear, it is a plus d na, so this is a plus d. Yes, so this, what does this become? So this becomes n a minus n a plus b बन जाएगा ये। और टू बी मोर एग्जैक्ट अगर हम बात करें, ठीक है, वी डोंट नीड टू सॉल्व इट एज वेल। फॉर द नेक्स्ट टर्म हम यही वाला फैक्टर ऐड कर रहे होंगे। सो फॉर nth टर्म अगर मैं बात करूं या kth मीन के ऊपर बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द मीन। सो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1 टाइम्स ऑफ k, और आई कैन से दैट a k is equal to first term plus kd for means. So this is for means. ठीक है, so you can remember it as it is or you can just write some means and you can judge it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें थर्ड मीन निकालने को कहा जाए, दैट इज थर्ड मीन क्या होगा, a3, तो आप इसको डायरेक्ट a प्लस थ्री टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं, या a प्लस थ्री टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस वन, क्योंकि आपको n का भी वैल्यू पता है कि कितने नंबर ऑफ मीन्स आर एक्चुअली इंसर्टेड इनिशियली. So this is the thing that we have for you now. This is arithmetic mean. For what about geometric mean then? तो geometric mean में क्या होता है कि if A, B, C are in GP, B is the geometric mean between A and C, then B square is equal to AC. We have already discussed about it, and therefore B is equal to square root of AC. Okay. Now for and geometric means, again we'll apply the same logic. Let's say we have n means in between and we have B now. Okay. So we know that this is our common ratio is R. How many terms we have to surpass? So this is our first term, this will be second, so this will be n plus 1 and this will be n plus 2. So what will be our value of b? It will be a into r raised to the power n plus 2 minus 1, that is n plus 1. Okay, so what is the value of the common ratio? It is b by a raised to the power 1 upon n plus 1. Okay, this must be clear. I think because we have been just revising these things you can automatically generate. You can try generating this expression. I generated it using any other way. बस मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मीन्स को इसके अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं. वंस वी आर इंसर्टिंग देम, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इंसर्ट करके हमने इसको जीपी के फॉर्मेट में लिख लिया. अब हमें इससे कॉमन रेशियो एक्सट्रैक्ट करना है, नथिंग एल्स. ठीक है, और अगर हमें कोई भी ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो g1 कितना है, ए आर रेस टू पावर 1, g2 कितना है, ए आर स्क्वायर. तो आप इसको लिख सकते हैं बिकॉज यू नो द कॉमन रेशियो एनीवे. ओके, so this is about it. And now what is the product of n gms between a and b? Okay, this is an interesting thing, that the product of n gms between a and b, let us put n gms and we'll find g1, g2, g3, so on up to gn. So what will be its value? It will be a हर एक से आएगा, r is to the power 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. ये हमारे पास आ जाएगा. What is this value now equal to? So this is a times of r times of this value is equal to, देखो ये कहाँ से आया, ये प्रोडक्ट में चल रहा है सब, सॉरी. तो यहाँ पर a रेस्ट टू पावर n आएगा और r रेस्ट टू पावर क्या आ जाएगा, n इंटू
sum of first n natural numbers is n into n plus 1 divided by 2. सही है, ठीक है ना, 1 plus 2 3 होता है, तो ये सही बैठ रहा है बिल्कुल। 1 plus 1 n को, अच्छा सॉरी 2 रखना था, तो 2 plus 3, यस, तो ये सही है, तो ये हमारे पास आ जाता है। नाउ व्हाट इज द मेजर थिंग इन दिस थिंग, दैट अगर हम n कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पावर में n कांस्टेंट है, तो a r इज टू r n प्लस 1/2 आ जाता है, यानी कि ये वाला जो मीन है ये मिडल मोस्ट है, और सॉरी दिस इज द मिडल मोस्ट वन, ये हमें इंट्यूशन मिल रहा है, तो हम मिडल मोस्ट वन है, तो इस वाली ये जो हमारे पास पूरा सीक्वेंस है G1 G2 से Gn का, इसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यही कहने का इसका मतलब है। So this is the product of single GM between A and B. You can write it as its power in this format. Okay, so this is what it is, and yes, we can move ahead now. Now for harmonic mean, we have already discussed, but for harmonic mean, this is for only two harmonic means. Let me write it for a general statement. So first of all, for two harmonic means, we have already discussed that B is equal to 2AC upon A plus C. This is one of the things. And for n harmonic means, how we can apply that, अगर हमारे पास A, H1, H2 and so on up to Hn are n harmonic means between A and B, then the reciprocal of each term 1 upon H2 and so on 1 upon Hn and B 1 upon B, they are in AP. And yes, then we can apply the conditions for AP. What are the conditions for AP? That 1 upon B is equal to 1 upon A plus n plus 1. Now this is the n plus 2th term, so I am writing n plus 1 times of what is the difference. You can obviously generate the difference from this, sorry, you can extract the difference from it. So this will be 1 upon B minus 1 upon A into 1 upon n plus 1. This will be the value of D. Now for any H1, so 1 upon H1 will be equal to 1 upon A plus this is n times of, so for H nth harmonic mean, it will be n times of the common difference D. Okay, now you know D, you can just substitute the values and you can get to the final expression. This is the way that harmonic means work. You can check for n equal to 2. This will absolutely work for n equal to 2 as well. Okay, so this is it from harmonic mean. Okay, and now we have some properties. This property, these properties are very important, and this we will discuss also. So if A, G and H respectively are the arithmetic mean, geometric mean and the harmonic mean between the two positive numbers A and B, we have arithmetic mean, we have a geometric mean and we have a harmonic mean between the two numbers. Then first of all, G square is equal to AH. That is, अगर हम A, G और H को ऐसे सिंपली लिखें तो G square is equal to AH, मतलब they form a geometric progression. You can remember it in this format or you can directly remember it. Okay, another thing is that A is greater than G is greater than H. This is quite important, greater than equal to G and greater than equal to H. Now when are they equal? When both numbers will be same. Okay, so this is A plus B by 2. This is equal, that is why I wrote it in this sequence. Okay, this is it. So yes, you can write that A plus B by 2 is greater than equal to root AB is greater than equal to 2AB upon A plus B. Now let me give you a simple example for this thing. You can write it as A plus B minus 2 root of AB. This is greater than equal to 0. So I can write it as root A minus root B whole square is greater than equal to 0. और आप लोगों ने पढ़ा होगा that this is a square of a number, square of a real number, and we know that square of a real number, since it is a square of a real number, so it is always positive. So it is always positive. So yes, for it to be always positive and most importantly for it to be equal, equality will hold. This equality will hold when root A is equal to root B, or to be more exact when A is equal to B, because we are discussing in positive real numbers. So this word is highlighted. This is quite a crucial word. ठीक है, लोग नेगेटिव नंबर्स में लगाने लग जाते हैं ये रिजल्ट, फिर आंसर आ जाते हैं गलत, फिर बोलते हैं कि भैया आपने गलत बताया, जबकि मैंने गलत नहीं बताया, पॉजिटिव नंबर्स में बात हो रही है सारी। तो पॉजिटिव नंबर्स में बात हो रही है तो हमारे लिए ये चीज बोलना बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है। और आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, देखो ऑफ कोर्स ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ये दैट विल बी ग्रेटर देन 4ab भैया, ठीक है, that will be greater than or equal to 4ab. I think this is quite clear. And for the next thing that root ab is greater than equal to 2 root ab, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसको काटा पीटी मचाए और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास वैसा ही एक्सप्रेशन बनेगा जैसा कि इधर एक्सप्रेशन बन रहा था, बस अगेन रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर ही डिस्कस करेंगे अपन और उससे भी वही रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल हमें कोई एडवांटेज नहीं मिला कि हमने यहाँ पर दो टर्म है तो हम दो कंडीशन तक पहुंचे, द कंडीशन विल स्टिल रिमेन द सेम। ओके बट यस ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, द अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एंड when does the equality hold? The equality holds when the two numbers a and b are equal. Now this we discussed for two numbers, and this result also holds for n different numbers. Okay, but of course the thing is that for different numbers this will be strictly greater than, and nothing else, all the things will still remain the same. Okay, let us move ahead. Yes, for n means we have written it in this format. You can obviously write it. Okay, so for n arithmetic means, so arithmetic mean for n numbers you can write it as a1 plus a2, that is sum of all observations by number of observation. For geometric mean you can write it as nth root of the product of all these. Okay, एंड फॉर हार्मोनिक मीन यू कैन राइट इट एज, सी हार्मोनिक मीन में क्या है, आपके पास एन नंबर्स हैं तो उनका हार्मोनिक मीन आ जाएगा एन अपॉन एच। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एन अपॉन एच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एपी। okay, you can remember it as this format. This is one of the easier formats to remember. Or what you can do is that you can remember this expression, anything would work, it is absolutely correct, both ways it would work. Okay, so this is a thing that we have, and other than that it is also again the same thing holds. And yes, equality will hold whenever a1 is equal to a2 is equal to a3 and so on is equal to an, that is when all numbers are same. But yes, I would again recommend you that you must understand that it is happening for positive numbers. So जब भी आपके ये एग्जांपल में पॉजिटिव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ये देखो ये फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है इसमें, ये डोंट रिमेम्बर यू, इट इज योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, ठीक है। देखो ये एनथ के लिए तो याद मत रखना, बट फॉर दिस वन आई विल से दैट इट्स योर चॉइस, ठीक है। याद रख लोगे तो मतलब वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो आई विल टेल यू मेथड विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक, एंड दैट विल मेक दीज थिंग्स मच क्लियर। बिकॉज यार देखो ऐसा है कि इसको अपन डायरेक्ट याद कर लें कोई मतलब नहीं बनता। The method of approaching such kind of problems has been asked in JEE main examination in 2019, in 2020, in 2021 it is being asked. So what is important is a method. See formula तो सभी लगा सकते हैं, but what is important is method. अगर आप जे एडवांस देने बैठेंगे तो दैट विल टेस्ट योर आइडियोलॉजी, योर कॉन्सेप्ट, योर मेथड्स, दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट, दैट आर मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स। तो बेसिकली हम एजीपी के ऊपर बात करते हैं कि एजीपी में क्या होता है कि हमारे पास दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। जैसे यहाँ पर ए है तो कोफिशिएंट जो है हमारे दे आर इन एपी एंड वी आर ऑल्सो मल्टीप्लाइंग बाय आर, सॉरी वी आर ऑल्सो मल्टीप्लाइंग बाय कॉमन रेशियो। सो यहाँ पर अर्थमेटिक भी चल रहा है, को यानी कि कोलैबोरेशन विद geometric. So this is arithmetic co-geometric series. Okay, and how to solve them, I'll discuss them in the question section, so make sure that you are tuned with them. For the sigma notations, I would just say that for addition the sigma will distribute individually. For multiplication, if k is a constant then it will come out of the sigma. तो ये हमने कहाँ यूज किया था, ये हमने कल स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज किए हैं सिग्मा नोटेशंस, जस्ट बिकॉज अभी आ रही हैं तो दिस इज जस्ट अ थिंग। तो दिस कैन बी, हमें पता है कि सिग्मा के बाहर कांस्टेंट आ जाता है तो इसके सिग्मा आर 1 to n एंड व्हाट इज इट 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज 1 + 1 + 1, सो दिस विल बी k टाइम्स ऑफ n। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड यस, बिफोर सॉल्विंग टाइम वी हैव समथिंग वेरी इंप्रेसिव दैट फॉर द sum of first n natural numbers,
फॉर r1 to n ऑफ r. व्हाट इज r? r को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस r माइनस वन टाइम्स ऑफ b. नाउ a को आप रख दो 1 बिकॉज हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, एंड d को आप रख दो 1 बिकॉज द कॉमन डिफरेंस फॉर देम इज 1. So for 1, 2, 3, 4 and so on up to n, the sum becomes n into n plus 1 divided by 2. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको याद रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो यू कैन ऑब्वियसली डू इट इन एनी इन अ सिंपलर फैशन कि आपको पता है कि ये हमारे पास AP है. नाउ द नेक्स्ट टू यू मस्ट रिमेंबर बिकॉज दे आर क्वाइट अ सिमेट्रिक थिंग दैट सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो उसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है. यू कैन डू इट यूजिंग GP. Of course you can do it using GP. No, you can't do it using GP because ये R स्क्वायर है, R रेज़ टू R n नहीं है. GP में देखो, GP में R रेज़ टू R n का सिग्मा हो रहा होता है, AP में सिग्मा R हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा है कि ये तो कुछ भी नहीं आया, R स्क्वायर है तो ये तो कांस्टेंट हो गया और R वेरी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है A R रेज़ टू द पावर n होता है जिसमें n वेरी कर रहा होता है GP में. ठीक है, तो बेसिकली ये GP भी नहीं है, और तो इसीलिए डायरेक्टली अपन इसको फॉर्मूले याद रख लेना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी एक दो फॉर्मूले और हैं, तो उनके ऊपर भी अपन थोड़ा सा हल्का फुल्का चर्चा कर लेते हैं. कि फॉर ऑड नंबर्स की बात करें तो हमारे पास ऑड नंबर्स में क्या आता है, 1, 3, 5, 7, और हम अगर फर्स्ट n ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट इज इट्स फॉर्मेट? इट्स फॉर्मेट इज समवट 2r plus 1 times. Okay, for 2r minus 1, okay, we will take r from 1 to n as we have been taking. So r from 1 to n. अब हमें पता है कि sigma can be distributed. So for this odd, we are discussing for the odd case. So sigma r1 to n 2r minus 1. So this is sigma r2 common आ जाएगा, तो r minus sigma 1. So sigma 1 हो जाएगा हमारे पास n, और ये हो जाएगा 2 times of n into n plus 1 divided by 2. So this is n plus 1 times of n minus n. What is this equal to? It is equal to n square. So what about even numbers? So even numbers के लिए तो it is even more simple, r1 to n 2r. So this is n into n plus 1. ठीक है, of course हम 2 से start कर रहे हैं तो it will be like this. अगर हम 0 से start करेंगे और nth कौन सा हो जाएगा, nth टर्म पे वेरी करेगा ये. Okay, so obviously it is n into n plus 1. Now the thing is that you must remember this. n into n plus 1 ही बनेगा ना, सही कर रहा हूँ ना? 2r माइनस, हम ऐसा बेसिकली r को 1 से स्टार्ट करेंगे. हाँ, सही सही तो लिखा है. ठीक है, मैं पता नहीं क्यों मैं मिटा रहा हूँ. n into n plus 1. ओके, ग्रेट. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2n नंबर ऑफ नंबर्स के लिए मिलेगा ना, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा था. एनीवेज, लीव इट. अच्छा, वन थिंग इज दिस, एंड सेकेंड थिंग इज कि अभी कभी अटक जाओ तो आप क्या करो कि आप किन्हीं 2 या 3 को पिक करके देख लो, कि जैसे 1 + 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 9. 9 कितना है? 3 स्क्वायर. 1 + 3 4, 4 इज 2 स्क्वायर. तो 2 नंबर के लिए पिक कर रहे हैं तो स्क्वायर ये आ रहा है, 3 के लिए पिक कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो ऐसे n ऑर्डर नंबर्स के लिए कितना आ जाएगा? n स्क्वायर. और अगर आपको ऑड का याद है तो आप इवन को ऑटोमेटिकली जज कर सकते हैं, टोटल में से माइनस कर लो. ठीक है, पर एन स्क्वायर है तो आप n/2 का स्क्वायर करके कर सकते हो. तो वो सब मतलब ऑफ कोर्स दे आर मेथड्स टू हाउ टू अप्रोच दीज थिंग्स. दिस ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल, दिस डिपेंड्स ऑन अ स्टूडेंट ऑन हाउ ही wishes to continue it. So this is all about the theory that we have in AP. I mean to say that in progressions. Now it is very important time. It is the solving time. I personally like this time. Okay, of the entire session, because theory is limited, but yes, solving is unlimited. You have to solve as many questions as possible. But yes, we have our first question now coming up. All you need to do is you need to pause the video and try that by yourself. It is very important to be honest to yourself. That's another the key thing in your preparation. So let us start with the first question. So this first question, this has been asked in JMain, that let a1, a2, a3 be squares such that for each n greater than equal to 1, the length of side of an equals to the length of diagonal of an plus 1.
So how we can start over this? How we can start over this? So let us try to deduce an expression for the length. Okay, we know that हमें क्या करना है, हमारे पास a1 है, let's say I'll draw certain things. If we have a1, we have a2, we have a3, and so on. We have some squares. Now we have that a1, a2, a3, and so on. They are squares such that for each n greater than or equal to 1, the length of side an equals to the length of diagonal of an plus 1. So what is the length of diagonal of an plus 1? So let's say this is our side L. Okay, I know that a1 का side वैसे 12 दिया गया है. Okay, leave it. I'll call it by L1. So what is the value of L1? This is equal to the length of diagonal of an plus 1, that is a2. So this is L1. So L1 कितना हो जाएगा? √2 times of L2. Okay. Similarly, अगर हमें L3 लिखना है, ठीक है, समझना मेरी बात, अगर हमें L3 लिखना है तो ये वाला लेंथ L2 हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि इसका लेंथ यहाँ पर आ जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं √2 times of L3, or in combination what we can write it as Ln. नथ के लिए अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो L2, यहाँ से L2 कितना है, L1 अपॉन √2. L3 कितना है, L2 अपॉन √2 या L1 अपॉन √2 का स्क्वायर. तो इससे क्या फील आ रहा है कि ये हमेशा क्या बन रहा है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ग्रेट, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दैट दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ वी कंसीडर लेंथ. So this is a geometric progression. This was asked in JMain, so you need to be understanding the things. If you understand that this is a geometric progression, the question becomes very easy. Okay, so for nth, we know that for nth, see, second के लिए हम एक बार √2 से डिवाइड करें, थर्ड के लिए हम दो बार √2 से डिवाइड करें, सो nth के लिए हम L1 में √2 के पावर n-1 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, so now I know that my Ln, this is okay. So our length of A1 is 12, that is L1 is given to be 12, and this becomes √2 raised to the power n-1. So from this expression we have found the value of Ln. So the nth we have found. Now what is the question is that what is the smallest value of n for which this area of an, what is the area of an? It is Ln ka square, and this area should be less than 1. What is the smallest value of n? That, see, there can be multiple possibilities, but you have to check for the smallest one. This is the question that we have been given. So let us try to understand how we can approach it. Okay, now हमें पता है कि our ln square must be less than 1, and what is the condition? There can be, the condition is that n should be minimum. Okay, let me try to just reduce what we have counted out with it. So what is ln? It is 12 upon square root of 2 raised to the power n-1. Let me just square it and put it less than equal to 1. So this is 44 by 2 raised to power n-1. 144 by 2 raised to power n-1. क्यों? क्योंकि n-1 by 2 कर देंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा this is less than 1. So 2 raised to power n-1 is greater than 144. ठीक है, this is the condition that we have. Now क्वेश्चन अराइजेस इज कि इसमें n का क्या वैल्यू रखें कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए. फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट थिंग इज कि n को अगर मैं बहुत बड़ा नंबर रख लूं, 100 200 रख लूं, तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है. पर द सेकंड कंडीशन लिमिट्स अस एंड इट सेज दैट n शुड बी मिनिमम. So for what value will n be minimum? So let me just count out with the power series of 2. It is 1 2 4 8 16 32 64 128. So when this value will be 8, it will be 128. When this value will be equal to 9, sorry, when this value will be equal to 7, it will be 128. When this value becomes equal to 8,
2 raised to power 8 is 256. We know that n belongs to the integer set. Now from where this is coming from intuition. What is our an? It is this subscript. Okay, so this has to be equal to 8, or in turn my n has to be equal to 9 for this condition to be true. अब 8 देखो, आप क्या करो, n को 7 डाल के देख लो. अगर किसी को समझ नहीं आया, अब क्या करो, n को 7 डाल के देखो. तो यहाँ क्या बनेगा, 2 raised to power 6 64. n को 8 डाल के देखो, ये क्या बनेगा, 2 raised to power 7. तो 2 raised to power 7 कितना होता है, 64 128. 128 ये फॉल्स हो गया, तो n का 9 है, तो ये ट्रू हो गया ना. तो बस n का 9 ट्रू है, तो ये अपना आंसर हो गया. सो n इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज n इक्वल टू 9. ये हमारा आंसर हो जाएगा. दिस वाज एन इजी क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन जेईई मेन एग्जामिनेशन. सो दिस इज अबाउट इट. लेट अस मूव अहेड. Okay, so this is a very important thing to do. What is the sum of the infinite series? We have been given this infinite series. I have to judge the sum of it. So I'll call this sum S and I'll find its sum. So it is 1 plus 2 by 3 plus 7 by 3 square plus 12 by 3 cube, and so on. This thing continues. Okay, what is there to be judged about other than 1? If I consider this as other than 1, the very important thing is that यहाँ पर हमारे पास 1/3 की कोई पावर सीरीज चल रही है, ऐसे कुछ चल रहा है. एंड अनदर थिंग दैट स्ट्राइक्स माय माइंड इज कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, आगे 12 है. तो 2 7 12 क्या बना रहे हैं, एक ए पी बना रहे हैं. तो ये एक ए पी बना रहे हैं, और इसके साथ ये क्या है, कुछ कॉमन रेशियो वाली टर्म्स हैं. तो ये क्या बना रही होंगी, ये एक जी पी बना रही हैं. तो ए पी और जी पी एक साथ आना मतलब ये एक ए जी पी है. अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा. अगर नहीं याद है, डोंट वरी, फॉर्मूला याद करने की कभी जरूरत नहीं है. ठीक है, आप क्या करो, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट ये 1 है ना, ये इस एजीपी का पार्ट नहीं है. ये एजीपी सिर्फ इतना पोर्शन है, मतलब इस फर्स्ट टर्म को एक्सक्लूड करके ये सारा एजीपी है. तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ कैपिटल एक्स मान लेते हैं. ठीक है, और इस सम को इवेल्युएट करना सीखते हैं. तो चलो शुरू हो जाते हैं. भैया हमें एक्स बताना है. आपका सवाल है भैया हमें एक्स बताना है, तो चलो एक्स बताते हैं. एक्स का वैल्यू कितना है, 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12/3 क्यूब एंड सो ऑन. दिस कंटिन्यूस. ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि क्या करने का है. अपन इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको 1/3, इसको हम एक इक्वेशन रखते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक गैप छोड़ के लिखते हैं. ठीक है, इतना करने पर इसको एक गैप पे छोड़ना है, मतलब मुझे 3 स्क्वायर वाली टर्म इसके नीचे चाहिए. तो यहाँ से ये बनेगी 2/3 स्क्वायर, इसके नीचे बनेगी ना, जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 है. तो इसको अपन 1/3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर बन जाएगी. नेक्स्ट ये क्या बन जाएगी, 7/3 क्यूब. नेक्स्ट क्या बन जाएगी, ये के 12 के बाद कौन सा टर्म था, 17 था. यहाँ 17/3 क्यूब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12/3 क्यूब आ जाएगा, और ऐसे करते करते आ जाएगा. अब बहुत सारे लोगों को ये दिख गया होगा कि अगर हम इसको इससे माइनस कर दें, इसको अगर हम 1 - 2 कर दें, ये इक्वेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2/3x बन जाएगा. और यहाँ पर 2/3 एक तो एज इट इज आने दो इसको, फर्स्ट टर्म को. ठीक है, ये नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी. आगे वाली देखो, 7 में से 2 गया तो 5 आया, 12 में से 7 गया तो 5 आया, 17 में से 12 गया तो 5 आया. कैसे आया ये दिमाग में कैसे आया, आपने क्या किया कि यहाँ पर 3 स्क्वायर जनरेट किया और उससे क्या एडवांटेज लिया कि 7 - 2 का डिफरेंस है, या 12 - 7 का डिफरेंस है, या 17 - 12 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा. और इस डिफरेंस के कांस्टेंट रहने की वजह से हमारी जो टर्म है
वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके कांस्टेंट नंबर बाहर लाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5/3 स्क्वायर बनेगा, फिर 5/3 क्यूब बनेगा, और ऐसे करते करते हर टर्म से आगे यहाँ 5 कॉमन आएगा। तो ये 2/3 प्लस 5। और अब यहाँ पर जो अंदर जो मामला बचा वो एक नॉर्मल जीपी बचा, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो इनफाइनाइट जीपी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि इनफाइनाइट जीपी है तो इसका कहीं सोल्यूशन इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए सभी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2/3 एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान से देखना। 2/3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब से लेकर के इनफाइनाइट। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो है 1/3, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 स्क्वायर है। तो ए अपॉन 1 - आर हो जाता है इसका सम। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज 1/9 डिवाइडेड बाय 1 - आर। सो दिस इज इनटू 1/1 - आर। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 1/1 - दिस इज इक्वल टू 1/3। तो ये वाली चीज जो है ये 1/9 इंटू 2 बाय इंटू 1/2/3 आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/6। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 1/6। सो 2/3 एक्स इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/6। तो अब ऐसा करते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 इंटू 1/6 इंटू 3/2। ये आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 1 प्लस 5/4, दैट इज 9/4। और हमें क्या निकालना है, x प्लस 1। जो हमारा सम है वो x प्लस 1 है, तो दैट इज 13/4। तो हमारे पास जो 13/4 है दैट इज सी ऑप्शन। दिस सी ऑप्शन, दिस मैचेस। So C option is the correct answer. Okay, I hope that this is clear. Let us move ahead then. Okay, so let us move to the next problem. Yes, this is clear. Now this is this is an interesting problem, that if alpha and beta are natural numbers such that 100 raised to power alpha minus 199 beta, this is equal to 100 into 100 plus 99 into 101 plus 98 into 102 and so on. Then the slope of line passing. Okay, so we'll discuss about it, but yes, let us find alpha and beta now. तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी नीड सम जनरल टर्म। if we are able to find a general term, our task will be simpler. So for this sum, if I denote this sum by s, then this sum would be equal to some general term. So I'll take from r0, okay, and this is 99 into 101. तो हमें क्या पता है कि ये जो है ये तो 100 माइनस 0, 100 प्लस 0 लिखा हुआ है। ये 99 माइनस 0, 99 प्लस सॉरी 99 माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 1 और 100 प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 100 माइनस 2, 100 प्लस 2 लिखा हुआ है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हमें जनरल टर्म वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि हमें जनरल टर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट वी शुड नो द एंड पॉइंट। सो व्हाट इज द एंड पॉइंट, इट इज 1। तो यानी कि दिस इज 100 स्क्वायर माइनस 99 square, I guess. So this is 199 and 1. Yes, yes, this is cool. So what do we get? What do we get? We are getting 100 square from 0 to 99. ओके, कितनी बार ये जो भी नंबर्स हैं ये इतनी बार आ रहे हैं। तो दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज जस्ट अ सिंपल इंडिकेशन टू अंडरस्टैंड। तो 0 से 99 के बीच में कितने 100 बार आ रहा है, तो ये 100 बार आ रहा होगा 100 स्क्वायर। और प्लस में हम नेगेटिव में कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो नेगेटिव में कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना 99 स्क्वायर तक। तो ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 100 इंटू 99 इंटू 2 हो गया 198 इंटू 199 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
देखो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से तो होगा नहीं, बट ये एटलीस्ट 3 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 और यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ एडजस्ट कर लो तो 33 इंटू 50 बच जाएगा। अब ये किसके बराबर है? ये 100 की पावर अल्फा माइनस 199 की पावर बीटा के बराबर है ये टर्म। तो अल्फा का वैल्यू कंपेयर करके 3 आ जाएगा और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 33 इंटू 50। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 33 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 0, 5 3 15 और यहाँ पर 1650 सही। 33 165, यस सही है। तो 3 और 1650, तो स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा? दैट इज कितना? 3, 1650 एंड ओरिजिन। तो द स्लोप बिकम्स बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0। ये पता ही होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 1650 डिवाइडेड बाय 3, 550। So this is 550. So the correct answer is 550 if I am not wrong. ठीक है, if I have done any calculation mistake now I'm sorry for it. ठीक है, but I think I have done it correctly and yes this is the one of the approach that we can apply. So yes, we have covered it. Now let us move to the next problem then. Okay, so this is problem from this is in AP. So yes, this is interesting. Okay, so you have to be very careful in solving these kind of problems. We have been given that log 1 log 10 log to the base 10 4 power x minus 2, and this are in AP for some real number x. Then what is the value of this determinant? This is what we are supposed to calculate. Okay, so these are given in AP. So if A, B, C are in AP, so I can write directly 2B is equal to A plus C. So I'll just use this expression, or I can use that 1 plus log to the base 10 4 is to the power x plus 18 by 5. This is equal to twice of B, so that is twice of log of 4 is to the power x minus 2. So log to the base 10 4 is to the power x minus 2. तो ये तो भाई बहुत डायरेक्ट हो गया, तो ये तो हो गया log of 10 base 10 that is 1, और ये हो इसको हम log ऑफ इधर ऐसे ही लिख लेते हैं 10, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि log mn इज इक्वल टू log m प्लस ln एंड वाइस वर्सा, और हमें पता है दोनों नंबर्स पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा। सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट इन दिस मैनर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू लॉग दिस, और आई कैन राइट इट एज 4 इज टू x माइनस 2 का स्क्वायर और इसका लॉग, क्यों? क्योंकि पावर चढ़ जाती है लॉग में। तो अब क्या है ये, बस इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का है अपने को। चलो शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा 10 इंटू, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी तो लॉग, क्योंकि लॉग एक वन फंक्शन है, तो अगर ये दोनों देखो लॉग वैसे सिंपली अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में वेग टर्म्स में देखे तो ये वन फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वल होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉग की किसी एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट आता है, तो इसी वजह से ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 10 इंटू 4 की पावर x प्लस 18/5, ठीक है, इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा 4 की पावर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 की पावर x प्लस 4, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा, अगर हम 4 की पावर x को लेट से अल्फा पुट कर देते हैं तो ये वाला आ जाएगा 10 इंटू अल्फा प्लस 18/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 4। तो ये कितना आ गया? 10 अल्फा प्लस 18 टू 36 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4, और आई कैन से दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 36 में से 4 गया, कितना बचा? 36 में से 4 गया तो बचा 32 इज इक्वल टू 0। तो ये तो भाई बढ़िया से बन गए, तो 16 इंटू 2 दिख रहा है कुछ बनता बनता, तो अगले पेज पे कर लेते हैं। तो इसको अपन लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 32 इज इक्वल टू 0, और अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 16, इसका वैल्यू आ जाता है 0। अल्फा इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 16। अब अल्फा का वैल्यू कितना है? 4 की पावर x, तो ये माइनस 2 तो होने से रहा, तो 4 की पावर x 16 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। x का वैल्यू 2 है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं चलो। तो भैया ये तो काफी लंबा हो गया, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना बन जाएगा? 3, और 2 माइनस 1 1 4 2 0
0 1 1 एंड 2। अच्छा, हम क्या करते हैं इस डिटर्मिनेंट में, हम करते हैं R3 टू R3 माइनस R1। बस एक ऑपरेशन लगेगा और डिटर्मिनेंट सॉल्व। ठीक है, इसको करेंगे तो ये कितना बन जाएगा डिटर्मिनेंट यार, अगले पेज पे कर लेते हैं। ऑपरेशन लगा के अगले पेज पे करते हैं। कितना है 3 1 2 फटाफट लिख लेंगे यार अब। 1 0 1 और 4 2 0। ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, R3 टू R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगाने तो आते होंगे भैया आपको, डिटर्मिनेंट पढ़ रखा होगा आपने, अब तो एग्जाम आने वाला है, अब तो पढ़ रखा होना चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कर लेंगे रिवाइज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, ये मैंने क्या सोच के लगाया है ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, मैंने क्या सोच के लगाया होगा। ये सोच के लगाया है कि यहाँ पर अब हम इसको रो लेके बढ़िया से अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव एक साइन बाहर आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वाले कॉर्नर में है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ -4 माइनस ऑफ -2। तो दिस इज -4 प्लस 2 दैट इज -2, और -2 में एक माइनस करके ये 2 बच जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 2। सो 2 हमारा आंसर हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, आपको एक लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लॉग का नेचर पता होना चाहिए। लॉग का नेचर भी अगर नहीं पता तो लगा सकते हो वैसे, पर अगर पता हो तो वेल एंड गुड। और बाकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, बस यही था उस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, यस। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड if arithmetic mean and geometric mean of pth and qth terms of the sequence, हमारे पास कोई सीक्वेंस है -16 8 -4 2 ऐसे है। नाउ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टीपी एंड टीक्यू, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, टीपी प्लस टीक्यू बाई 2। अर्थमेटिक मीन ए एम लिख लेता हूँ इसे मैं, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, टीपी टाइम्स टीक्यू बाई रूट, बस यही दिया हुआ है ऑफ दिस सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, एंड दे सेटिस्फाई, व्हाट डू दे सेटिस्फाई, they satisfy the equation 4x square minus 9x plus 5 is equal to 0। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है। इस इक्वेशन की ब्यूटी ये है कि अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1 डालूं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। और आप लोग भौचक्के हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी जल्दी कैसे पता लगा। तो इसके पता लगने का राज है कि यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स देखूं तो उसका वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स का सम आ जाता है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा, तो एक फैक्टर मिल गया। अब क्वाड्रेटिक में दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसको डिवाइड मत करने बैठ जाना, सिंपली आपको क्या देखना है, आपको पता है कि इसके दो रूट, एक रूट है अल्फा 1, तो आप बीटा निकाल नहीं सकते क्या, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए यूज करके। तो दूसरा रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x का या तो वैल्यू 1 होगा या 5/4। अच्छा, यहाँ पर इसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेटिस्फाई करेंगे, तो मेरा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 1 और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 5/4। पक्का। बहुत सारे लोग ये भी गलती करेंगे कि इसमें ये लगा देंगे और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भैया, हमने अभी अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होने के लिए ये वाला वैल्यू 1 होगा और ये वाला वैल्यू 5/4 होगा। अच्छा, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है, रूट टी पी टी क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि टी पी इंटू टी क्यू इज इक्वल टू 1। पर अब हमें टी पी और टी क्यू निकालने पड़ेंगे। तो टी पी निकालने के लिए अपन को पता है कि -16 8 -4 एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो इसका सीक्वेंस अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि हमें पता है कॉमन रेशियो कितना है, -12 है, तो ये ए आर रेस टू द पावर n-1 हो जाएगा। टी एन जो है इसका जनरल टर्म ये हो जाएगा, सही है ना, ये हो जाएगा ना इसका जनरल टर्म। देखो सही है कि नहीं।
-16। अच्छा, n को 1 डालेंगे सही है, n को 2 डालेंगे तो भी सही है। हाँ सही है, तो ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये जीपी है तो ये आ जाएगा। अब क्या है, टीपी डालो, टीक्यू डालो और मल्टीप्लाई करो। तो टीपी का मल्टीप्लाई करने के लिए ये आ जाएगा -12 रेज टू द पावर p -1, और टी क्यू के लिए आ जाएगा -16 इंटू -12 रेज टू द पावर q-1। इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर इंटू -12 रेज टू द पावर p प्लस q-2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर -1/2 रेज टू पावर p प्लस q-2, इसका वैल्यू होना चाहिए 1/16 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 की पावर 8। तो ये -12 की पावर p प्लस q-2 है। तो क्या हम 1/2 की पावर 8 को -1/2 की पावर 8 इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमें पता है कि अब ये दोनों टर्म्स जो हो जाएंगी, पावर जो है वो सेम हो जाएगी, तो p प्लस q+2 का वैल्यू हो जाएगा 8, सॉरी -2 का वैल्यू हो जाएगा 8। तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, यही तो पूछा था। p प्लस क्यू का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था, पर हाँ बस मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर गलती करेंगे तो यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, क्वेश्चन अटका जाएगा अगर एम को 1 रख दिया, क्योंकि फैक्टर मेरे को पहले वो देखेगा तो मैं उसे एम से रिलेट करना चाहूंगा। ठीक है, बट यस, दिस इज अ मतलब वेरी टिपिकल ऑब्जर्वेशन। अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, अगर आप थोड़ा सा भी इस समय दिमाग में क्लिक कर जाए, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है ना, कई बार नहीं पढ़ कर पाता क्लिक इंसान। ठीक है, बट एक्चुअली दिस मस्ट क्लिक। Okay, anyways, this was our question. Now let us move to the next question. So this is a very simple question again. Let function from real to real be given that such that these are in AP. तो घबराए ना, आप लोगों को एक नया तरीका बताते हैं आज। ये तीनों AP में हैं तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्लस एफ एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एक्स। या फिर इसको लगाने से पहले बेटर आइडिया है इसकी, मुझे पता है कि ये एपी में है, तो मुझे पता है ये एपी में है, तो मैं एफ एक्स डायरेक्टली ही लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1 बाय माइनस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, मैं थोड़ा उतावला हो गया था आपको एक नई चीज सिखाने के लिए, तब थोड़ा मतलब आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थे, बट चलो इट्स फाइन। तो अब क्या है हमारे पास, हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हमें ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब देखने में अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालने बैठ गए और फिर उसको इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालने बैठ गए, दैट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। So how we can approach it? Best way, I'll tell you the best possible way. See, ध्यान से देखना कि जब भी हमारे पास अल्फा की पावर एक्स हो और अल्फा की पावर माइनस एक्स हो, तो अगर हम इसमें इन दो टर्म्स में एम ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाएं, तो इससे क्या बनेगा, अगर हम इन दो टर्म्स में ये लगाएं तो ये आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे ये वाला वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो रहा है, जिसकी वजह से अल्फा की पावर एक्स प्लस अल्फा की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वैसा फॉर्मेट है, तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ कि मेरा एफ एफ एक्स है, इसका मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए सॉरी इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू हो और पॉजिटिव एंटिटीज हैं तो हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा सकते हैं। ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तभी लग रहा है। पता ही होगा पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, एक्सपोनेंट। तो अगर हम इन दोनों में ही लगाएं, सिर्फ पहले आप इन दो टर्म्स को उठाओ फिर इन दो टर्म्स को उठा लो। ठीक है,
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स टाइम्स 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये आ जाएगा, और दिस इज 2 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। दूसरा तरीका ऐसे कैसे भी कर सकते थे कि 2 कॉमन लेके अपन सॉल्व कर लो, तो दोनों ही तरीके ऑफ कोर्स सही हैं। तो इस वाली चीज का मिनिमम वैल्यू आ गया 4, सही है, इस वाली चीज का मिनिमम वैल्यू आ गया 4, पर ये तो इतने एक्सप्रेशन का है, इसका मिनिमम वैल्यू है 4। वैसे तो अपन डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मैं सही में बताऊं तो हम डायरेक्ट भी लगा देते ना, तब भी आंसर तो सही बैठ जाता। पर चलो थोड़ा अप्रोच सीख लेते हैं नई वाली। अब अगला क्या है, 3 रेज टू पावर एक्स और प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स टाइम्स 3 रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू 1 है, तो 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो जो ओवरऑल टर्म है दोनों को ऐड करके दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये बिल कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, सी। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, पर यस ऑफ कोर्स करना आना चाहिए सॉल्व, अगर सॉल्व करना आता है तो तब आसान है, वरना मुश्किल है। ठीक है, चलो अगले पे पढ़ते हैं भाई। ओके, सो दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन, सॉरी, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन जेईई मेन एग्जामिनेशन ओनली। मैंने रिसेंट क्वेश्चंस को उठाने की प्रायोरिटी, उन्हें प्रायोरिटी दी है, बिकॉज दैट वुड बी मच बेनिफिशियल। Okay, so these two are x is mod s is less than 1 and mod y is less than 1, x is not equal to y, what is the sum of infinity? Of course अगर ये sum of infinity पूछ रहा है तो ये infinite तक ही जारी होगी of course। और दूसरी बात, इसने कुछ कुछ हिंट दिया है कि x और y में ही कहीं ना कहीं कॉमन रेशियो हिडन होगा। तो अगर हम कहीं ना कहीं इससे एक ऐसी सीक्वेंस जनरेट कर दे जिसका हम इनफाइनाइट सम निकाल सकें, तो हमारा टास्क हो जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। तो जो पहली टर्म है वो x प्लस वाई है, दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगली टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इन सब से एक बहुत ही मतलब गट सी फीलिंग आ रही है कि इस वाली जो टर्म है ये तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का कुछ फैक्टर बनता था। अच्छा, अगर इसको देख के ऐसा आ रहा है तो इससे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। और इस वाली चीज को अपन देखो, इन दोनों को देख के ऑटोमेटिकली मन में ख्याल आ जाता है कि एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बाई एक्स माइनस वाई ही बन रहा होगा। तो अब हमारे पास आ गया ये पहली चीज, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। ऐड करो तीनों को, या एक्स माइनस वाई, तो इन तीनों को ऐड करोगे, कॉमन है डिनोमिनेटर एक्स माइनस वाई। अब क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, और ऐसे करते करते नेगेटिव में वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अच्छा, और ये ऐसे ही चलते चलते ये इन्फिनिट तक चला जाएगा, और ये भी इन्फिनिट तक चला जाएगा अगर हम सभी टर्म्स का सम ले लेंगे। तो जब अपन ने सभी टर्म्स का सम ले लिया तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर x माइनस वाई है तो वो फाइनाइट ही है, और ये मॉड लेस देन 1 है तो डेफिनेटली फाइनाइट है। अब ये वाली जो चीज है इसमें मॉड x लेस देन 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि कॉमन रेशियो है x और फर्स्ट टर्म इज दिस। एंड इसके लिए कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो अब बस इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स हमारा फर्स्ट टर्म की वजह से हो गया, नेगेटिव वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई हमारा सेकेंड टर्म की वजह से हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई कर दिया। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एज इट इज। और ये वाला चीज कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, नेगेटिव में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से अगर अपन एक्स वाई कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से एक्स माइनस वाई, यहाँ से बनेगा एक्स प्लस वाई, माइनस ऑफ एक्स वाई कॉमन ले लें तो यहाँ से बनेगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से बचेगा, यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, और यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में ही है एक्स माइनस वाई तो ये एज इट इज रह गया। अब ये और ये चीज हो जाएगी कैंसल।
तो क्या बचा अपने पास x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वन माइनस वाई। ठीक है, तो इसका ये एक्सप्रेशन आना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन। ऑफ कोर्स यहाँ पर मतलब ऑप्शंस थी, मैंने ऑप्शंस हाइड कर दी हैं फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर योर क्लैरिटी, वरना लोग तुक्के मार के भी आंसर निकालते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑप्शन देखिए ये पहले ही तुक्का मारने लग जाएंगे। रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ओके, चलो, एनीवेज इट्स अप टू द ऑडियंस, let us move ahead. Okay, so this is a question that this has been asked recently in JEE exam. If let's say our Sn of x, this is an interesting question. Okay, this is given by log of a to the power half x plus log of a to the power 1 by 3x plus log of a to the power 1 by 6x and so on. ऐसे टर्म्स दी गई हैं, log of a to the power 1 by 11x, ऐसे दी गई हैं कुछ टर्म्स। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, एस एन एक्स को, तो दिस अवर एस एन ऑफ एक्स बिकम्स, देखो बेसिकली क्या होता है ना, लॉग ऑफ ए पावर बी ऑफ एक्स कितना हो जाता है, वन बाय बी। क्यों, ये वाले पावर देखो, यहाँ वाली पावर न्यूमरेटर में जाती है, यहाँ वाली पावर डिनोमिनेटर में जाती है, लॉग ऑफ एक्स बी से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, वन बाय टू है तो वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू, तो यानी कि यहाँ पर अगर फ्रैक्शन है तो वो ऊपर आ जाती है, तो दिस इज टू लॉग एक्स बेस ए। नेक्स्ट क्या है, थ्री लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पर क्या है, सिक्स लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पर क्या है, 11 लॉग एक्स बेस ए, एंड सो ऑन दिस थिंग वर्क्स। इससे क्या फील आया कि हमारा जो टर्म है, जो हमारी सीक्वेंस है एस एन एक्स, जो हमारा सम है, दिस इज लॉग एक्स बेस ए, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, टाइम्स टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस 11 प्लस सो ऑन। ठीक है, नाउ let us try to analyze some things. What is the common difference? Because some है, let us find common difference initially, क्योंकि देखो रेशियो तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो पक्का है कि इसका 3/2 है, पर कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 5। तो इसमें कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, बट इससे एक चीज पता लग रही है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये एपी में है। ठीक है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस एपी में आ रहा है और ये एक एन टर्म का सीक्वेंस है, तो इससे हम इसकी nth टर्म लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस ये 2 और ये 2। तो इसको लिखने के लिए अगर हमारे पास कोई मेथड है, क्योंकि ये हमने ऐसा कुछ देखा हुआ है, अगर हम इसको x लिख दें तो x कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस सो ऑन, एंड लास्ट में हम ले लेते हैं एक तो tn-1 और एक ले लेते हैं tn। ठीक है, अब क्या तरीका है अपने पास कि ये x है, ऐसा करो इसी को लिख दो और एक एक टर्म छोड़ के लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस सो ऑन, प्लस यहाँ तक कितना आ जाएगा, t ऑफ n-2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, t ऑफ n-1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, t ऑफ n। ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, तो मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना क्या एक्सपेक्ट किया जाता है फिर, अगर आपने कोई चीज स्कूल में पढ़ी हुई हो तो। ठीक है, एनीवेज अगर नहीं भी पढ़ी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे क्या बन रहा है, जब भी ना ऐसा कुछ आ जाए तो आप इस टाइप के अप्रोच को सोच सकते हो, ये मैं बस एक थॉट प्रोसेस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाता है, इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 2 प्लस t-2 इज 1, 3 5 7, कितने कितने तक, tn माइनस tn-1 कितना हो जाता है, an हो जाता है, द लास्ट टर्म आई गेस। ठीक है, एंड प्लस का tn माइनस का tn बनेगा, तो इसको ऐसा करते हैं इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं, और इसकी जगह अपन इसकी जगह अपन लिख लेते हैं t ऑफ n, तो हमारे पास t ऑफ n मिल जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि ये कितना है, इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू कितना, ये हमारे पास ऑड नंबर्स का सम है, तो ये कुछ स्क्वायर टाइप का टर्म बनता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये कितना बनता है, n इंटू
एन स्क्वायर ऐसा कुछ बनता था ना ये, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, बट हाँ एक दिक्कत हो जाएगी इसमें, वी हैव टू जज द लास्ट टर्म एज वेल। तो हम पहले लास्ट टर्म को जज कर लेते हैं। तो ठीक है, मतलब ये इस तरीके से होना है, मतलब एक आइडिया सा लग गया है कि जो हमारे पास यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n-1 आएगा, तो ये n-1 तक जा रहा होगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये n-1 तक जा रही होगी। ये समझ आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे समझो, देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है, सेकंड डिफरेंस आ रहा है, थर्ड डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाली चीज की वजह से हमारा n-2th डिफरेंस आएगा, और इस वाली चीज की वजह से हमारा n-1th डिफरेंस आएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो n-1th ऑड पे रुकेगा। तो हमारे पास फर्स्ट n-1 ऑड नंबर्स बनेंगे। ठीक है, और फर्स्ट n-1 ऑड नंबर्स बनने से ये जो हमारे पास ये जो सीरीज है, इसका सम कितना हो जाएगा? n-1 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये पता ही होगा कि अगर हमारे पास इतना बन रहा है, नंबर ऑफ ऑड्स देखने होते हैं इसमें। ठीक है, तो n-1 तो ऑड देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n-1 स्क्वायर प्लस 2। तो टी ऑफ एन का वैल्यू ये हो जाता है। अब टी ऑफ एन, इनफैक्ट ये टी ऑफ एन आ गया है अपने पास, मतलब बेसिकली क्या था, ये हमने एक्स ही तो निकालना था। टी ऑफ एन निकाल लिया ना, अब अपने को टी ऑफ एन पता है, अब अपन इसका सिग्मा कर सकते हैं हमेशा। तो ठीक है, इसका सिग्मा कर लेते हैं, तो सिग्मा टी ऑफ एन कितना आ जाएगा? n-1 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि मतलब हमारी टर्म सही है। n को 1 डालकर ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 सही बैठ रहा है, 3 2 डाल के 4 प्लस 3 7 माइनस 4 3 बैठ रहा है, 6 6 स्क्वायर 36 36 3 39 माइनस 12, क्या डाल रहा हूँ, 6 क्यों डाल रहा हूँ मैं, 3 डालनी थी, सॉरी 3 डालनी थी, तो 9 माइनस 6 3 3 3 6 सही है। तो मतलब सही बैठ रही है हमारी टर्म्स, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बैठता है। तो ये हमारा टी एन का एक्सप्रेशन है, सॉरी। अब हमें क्या करना है, इसका सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा टी एन कितना हो जाएगा? सिग्मा एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा एन प्लस 3 सिग्मा 1। ये तो सभी को पता है कि ये इस तरीके से आएगा। तो सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये वाला कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है 3n। तो इससे ये और ये हो जाएगा कैंसिल भैया। तो नेक्स्ट आ जाएगा n इंटू, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सम आ रहा है, जो सम फाइनल जो हमारा x है, वही तो x ही तो निकाल रहे थे इतनी देर से। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू, देखो हमारा अप्रोच रहता है कि हम इसकी जनरल टर्म, यानी कि इसकी जड़ है जनरल टर्म, उस तक पहुंच सके। अगर हम उसके पास पहुंच जाएं तो हमारा टास्क बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा एस एन ऑफ एक्स होता है, जो हमारा एस एन ऑफ स्मॉल एक्स है, तो दैट इज log x to the base a times this capital X. So this is equal to this very expression. So I'll just write it as, I'll replace it by capital X only. Next, great, यहाँ तक है। अब क्या है, s of 24 is equal to 1093. So s of 24 of x is equal to 1093. ठीक है, तो s of 24 of x is equal to 1093. So this is log to the base a x into n कितना है हमारे पास? 24। तो 24 के लिए सम ये वाला एक्सप्रेशन डालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 24 इंटू 25 इंटू 49/2/6 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 24। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको बस अब सॉल्व करना है अपने को। तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया यार ये। तो 4 हो गया, 25 400, ये आ गया 4900, और यहाँ से कितना आ गया? 25 माइनस 24, ये आ गया -600। तो अच्छा, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ। तो 1093 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a टाइम्स 4900 माइनस 600 प्लस 24 इंटू 3 48 48 52 72। ठीक है, 12 6 होता है। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है भाई? अब ये बन रहा है 4372।
लॉग ऑफ एक्स बेस ए का वैल्यू कितना बन रहा है 1093 अपॉन 4872। सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका कितना 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना ये। ओह सॉरी 4372 यार, 4372। वही सोचो कुछ गलत हो रहा है, मुझे फील सा आ रहा था कि ये नंबर तो छोटा बनना चाहिए, इतना बड़ा क्यों बन गया। छोटा के इन द सेंस कि मतलब हम 600 से माइनस भी कर रहे हैं, फिर 72 ही तो जोड़ रहे हैं, तो ये ऐसा आ रहा है। अच्छा अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कोई फैक्टर तो नहीं है। तो अगर हम देखो 3 और 2 है, तो 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1093। तो 1093 इंटू 4, ये मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं कुछ कैलकुलेशन करने की, वो यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये 1 आ जाएगा 9 36 37 3 4 0 3 और ये 4। हाँ बढ़िया बन गया ना। तो ये तो 1/4 ही बन गया। तो अपने पास जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया, ए रेस टू द पावर 1/4 इससे। अच्छा अपने को निकालना क्या था, अपने को a निकालना है। अरे अच्छा एक और अरे यार बहुत लंबा क्वेश्चन है। अरे S12 of x यार, तुम लोगों के साथ सही में जुल्म होता है यार, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं मेन में। अब लेंदी है, अब क्या कर सकते हैं भाई, 265 है इसका वैल्यू। करो फटाफट कैलकुलेट इसको। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ 2x बेस ए इंटू 12 डालेंगे इसमें। तो 12 इंटू 13 इंटू 25/6। एक्चुअली मैं स्लो स्लो करता हूँ ना, मुझे पता है कि मैं गलती कर सकता हूँ। तुम लोग के पास गलती का स्कोप नहीं रहता है, बेचारे एग्जाम देने जा रहे हो तुम लोग क्यों गलती करोगे, ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो चीज़ है ये तो 120 बन जाएगा। तो ये -120 बन गया। और ये 2 तो 25 250, तो ये 650 -120 बन गया। और ये log ऑफ 2x क्या है, ए रेज टू द पावर 1/4। तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 की ए की पावर 1/4 और ये बेस ए, ये ऐसे आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 265 है भैया। ये कितना बन रहा है अब। यार मैंने कैलकुलेशन सही करी है ना, डर लगता है। 13 to the 26 इंटू 25। अरे 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 25 to 50 650 सही है। तो ये कितना आ गया, log ऑफ 2 बेस ए प्लस log ऑफ 1/4 log ए बेस ए है, तो इसको अपन 1 ही लिख लेते हैं। तो ये 1/4 इज इक्वल टू 265 डिवाइडेड बाय 650 में से 120 गया तो 550 और ये बन जाएगा 530। ग्रेट, दो वन हाफ बन गया ना ये। तो log ऑफ 2 बेस ए का वैल्यू कितना बन गया, -12। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अरे हाफ ही बनो, बदनाम हो रहे हैं। तो रूट ए का वैल्यू आ जाएगा 2 और ए का वैल्यू आ जाएगा 4। शुक्र है। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ए का वैल्यू 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन मतलब लेंदी था, इसीलिए डिफिकल्ट बन सकता है बस, और तो कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अरे खत्म हो गए। अरे अरे, तो our questions are over, so thank you, that is great, and I hope that you guys understood this problem solving session as well as this what do we call theory session. I hope you enjoyed watching this video. If you have any doubts you can ask me in the comment section, and of course if you find any difficulties you can connect with me on various links. Of course for advanced oriented people we are solving previous year questions on my second channel, that is ASJE. The link is given in description box. Also you can find multiple links in the description box which are relevant to this video, so do check them out as well. And that's all from my side for this video guys. I hope you had a great time. Thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Have a great time everyone, and do make sure to hit the like button, subscribe to Entrance Investigation as well as ESJ. Of course I'll repeat ESJ. And yes, thank you everyone, have a great time and bye.